हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपसे पाठशाला में। तो मैं लेकर आया हूँ पॉलिटी का एक ऐसा चैप्टर जो याद करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग एक-एक करके उसको विस्तार पूर्वक समझते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। पहली अनुसूची इसमें दिया है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसको गहराई से समझें। यह अनुसूची भारत की भौगोलिक सीमा ज्योग्राफिकल टेरिटरी को परिभाषित करती है। जब भी भारत के नक्शे में कोई बदलाव होता है, चाहे कोई नया राज्य बने या दो राज्य आपस में मिले या किसी राज्य का नाम बदले, तो इसी सूची में संशोधन किया जाता है। इसमें सभी 28 राज्य और 8 यूटी प्रदेश के नाम और उनकी सीमाएं दर्ज है। उदाहरण देखा जाए तो साल 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा खत्म करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदला गया है। तब इसी अनुसूची में बदलाव किया गया। चलिए दूसरी दूसरी अनुसूची में दिया गया मुख्य पदाधिकारियों का वेतन और भत्ते। देश में चलने वाले सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को कितनी सैलरी, पेंशन, भत्ते मिलेंगे, इसका पूरा लेखा जोखा इसी में है, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और लोकसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज एवं कैग, सीएजी शामिल होते हैं। लेकिन ध्यान दें, इसमें प्रधानमंत्री या आम सांसदों के वेतन का जिक्र नहीं है। उनके लिए संसद अलग से कानून बनाकर पारित करती है, तब उनको वेतन मिलता है। उदाहरण में जैसे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, सीईसी या सुप्रीम कोर्ट के जजों को मिलने वाली सरकारी गाड़ियां, बंगले, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन के नियम इसी अनुसूची के सिद्धांतों पे कार्य करता है। चलिए अनुसूची नंबर तीसरी, अनुसूची 3 में शपथ शपथ दिया गया है और प्रतिज्ञान के प्रारूप है। इनको देखें, इसमें केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और विधानसभा उम्मीदवारों, विधायकों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजों और कैग द्वारा पद को गोपनीयता की शपथ ली जाने वाली शपथ का आधिकारिक टैक्स या फॉर्मेट दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ इसमें नहीं है, उनके लिए अलग से अनुच्छेद निर्धारित किया गया है। उदाहरण के लिए देखा जाए, उदाहरण में जब भी कोई नया मंत्री शपथ लेता है तो संविधान की रक्षा करने और बिना किसी भेदभाव के काम करने की जो कसम खाता है, वह तीसरी अनुसूची के तहत ही निर्धारित प्रारूप के अनुसार पढ़ी जाती है। अनुसूची नंबर चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। इसमें भारत की संसद की ऊपरी सदन राज्यसभा है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से कितने प्रतिनिधि या सांसद राज्यसभा में चुन कर आएंगे, इसका निर्धारण यही अनुसूची चौथी में दिया गया है। जो सीटों का यह बंटवारा राज्यों की आबादी, पॉपुलेशन के आधार पर किया जाता है। इसका उदाहरण, चूंकि उत्तर प्रदेश एक सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश है, इसलिए उसे राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें, कुल 21 सीटें मिली हैं, जबकि सिक्किम और पुडुचेरी जैसे छोटे राज्यों की आबादी कम है होने के कारण उन लोगों को केवल एक एक सीट मिली है। अनुसूची 5वीं, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में दिया गया है। भारत के कई राज्यों में ऐसे आदिवासी इलाके हैं जो आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और इन इलाकों की संस्कृति को बचाने के और विकास के लिए सामान्य कानून लागू नहीं होते।
वहाँ का प्रशासन सीधे राज्यपाल, गवर्नर और राष्ट्रपति की देखरेख में एक जनजाति सलाहकार परिषद के माध्यम से चलाया जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई आदिवासी बहुल जिलों को 5वीं सूची के क्षेत्र में घोषित किया गया है। वहाँ संसद का कोई भी ऐसा कानून सीधे लागू नहीं हो सकता जिससे आदिवासियों की जमीन या संस्कृति को नुकसान पहुंच सके। अनुसूची नंबर 6वीं में पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष स्वायत्तता दी गई है। जैसे यह अनुसूची पूर्वोत्तर के 4 विशेष राज्यों में जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए है। याद रखने का ट्रिक जो है AMTM, मतलब असम, मेघालय, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम के जनजातियों के लिए इन क्षेत्रों को बहुत अधिक स्वायत्तता दी गई है। यहाँ ADCS द्वारा बनाई जाती है, जिन्हें भूमि, जंगल, शादी, सामाजिक रीति रिवाजों पर अपने खुद के कानून बनाने और टैक्स वसूलने का अधिकार होता है। उदाहरण देखा जाए तो उदाहरण में असम का बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल इस सूची के तहत काम करता है। इनके पास अपनी स्थानीय अदालतें भी होती हैं जो छोटे मोटे विवादों का निपटारा आदिवासियों की परंपरा नियमों के अनुसार करती हैं। ये अनुसूची नंबर 7वां, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। जैसे हम लोगों को पता होगा, भारत एक संघीय राज्य है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच झगड़ा न हो इसलिए 3 अलग अलग सूचियां बनाई गई हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में देखिए क्या है। संघ सूची में दिया गया है इस पर सिर्फ केंद्र सरकार संसद कानून बना सकती है, जैसे देश की रक्षा, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि। राज्य सूची में क्या दिया गया है, इस पर दिया गया है कि सिर्फ राज्य सरकारें इसमें सिर्फ राज्य सरकारें ही कानून बना सकती है, जैसे पुलिस, जेल, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और स्थानीय व्यापार। और समवर्ती सूची में दिया गया है कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद होने के बाद केंद्र का कानून मान्य होगा, जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, बिजली विवाद, तलाक इत्यादि भी। उदाहरण देखें तो इसमें दिया गया है कि देश में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक चालान के नियम केंद्र सरकार के मोटर वाहन अधिनियम समवर्ती सूची से आते हैं, लेकिन उसका चालान को काटने वाली पुलिस पूरी तरह से राज्य सरकार या राज्य सूची के नियंत्रण में होती है। अनुसूची 8, इसमें भारत की आधिकारिक भाषाएं से संबंधित है। जो देखा जाए इसमें दिया गया है मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी, लेकिन समय पर संशोधन के जरिए इसमें अब 22 आधिकारिक भाषाएं शामिल हैं। इस सूची में शामिल भाषाओं के विकास के लिए सरकार विशेष प्रयास करती है और यूपीएससी जैसे बड़ी परीक्षाओं में पेपर भी इसी भाषाओं में देने का विकल्प मिलता है। उदाहरण में देखें, यदि कोई छात्र सिविल सेवा परीक्षा देना चाहता है तो वह मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए मैथिली या संथाली या डोगरी, गुजराती जैसे भाषाओं का चयन कर सकता है, क्योंकि ये सभी 8वीं अनुसूची का हिस्सा है। नोट में देखें तो अंग्रेजी इस अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अनुसूची नंबर 9, इसमें दिया गया है न्यायिक समीक्षा से संरक्षण, जुडिशियल रिव्यू एंड प्रोटेक्शन। इसमें दिया गया है कि इसे 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आजादी के तुरंत बाद सरकार को देश के विकास के लिए बड़े भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म करने थे और जमींदारी प्रथा खत्म करनी थी। जमींदार अपने संपत्ति के अधिकार को लेकर कोर्ट न चले जाएं, इसलिए सरकार ने अनुसूची बनाई। नियम था कि जो कानून डाल दिया जाएगा कोर्ट उसकी जांच नहीं कर सकती है। हालांकि 2007 से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि 1973 के बाद इस अनुसूची में डाले गए कानूनों की जांच भी हो सकती है अगर वे मौलिक अधिकारों को न तोड़ें। तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य के लिए 69% आरक्षण
देने के लिए कानून बनाया, जो सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीमा से ज्यादा था। कोर्ट कोर्ट से बचने के लिए केंद्र सरकार ने उस कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया था। अनुसूची नंबर 10 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका मुख्य मकसद राजनीति में आया राम गया राम जैसे पैसे या पद के लालच में पार्टी बदल लेना की संस्कृति को रोकना, और कोई भी सांसद या विधायक अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ता है या संसद में अपनी पार्टी के आदेश के खिलाफ वोट करता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। उदाहरण, यदि किसी राज्य में चुनाव के बाद कोई विधायक अपनी मूल पार्टी छोड़कर रातों रात दूसरी विरोधी पार्टी में शामिल हो जाता है तो विधानसभा अध्यक्ष इस 10वीं अनुसूची के तहत उसकी विधायी सदस्यता रद्द कर देगी। अनुसूची नंबर 11 इसमें पंचायती राज या ग्रामीण शासन से संबंधित इसमें इसमें किया गया 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका उद्देश्य महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को पूरा करना था। इसके तहत गांवों के विकास की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों को सौंपी गई है। इस अनुसूची में पंचायतों को काम करने के लिए 29 विषय जैसे कृषि, पेयजल, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण सड़कें दिए गए हैं। उदाहरण, आपके गांव में जैसे प्रधान हुए या सरपंच जो गांव में नालियां बनवाते हैं, तालाब बनवाते हैं या सफाई करवाते हैं या मनरेगा से संबंधित कार्य करवाते हैं, तो ये सभी इसी अनुसूची के संबंध में आते हैं। अनुसूची नंबर 12 जो नगर पालिकाएं और शहरी शासन से संबंधित है। 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जैसे ग्रामीण सूची में गांव के लिए, वैसे ही यह शहरों के स्थानीय शासन लोकल बॉडी के लिए है। इसके तहत नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को काम करने के लिए 18 विशेष सौंपे गए हैं। उदाहरण के लिए बड़े शहरों जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गया, लखनऊ में सफाई व्यवस्था करवाना हो, कचरा उठाना हो या स्ट्रीट लाइट लगवाना हो, मरम्मत करवाना हो, बाग को रखरखाव, आवारा पशुओं को नियंत्रण करना हो, ये सभी कार्य जो है नगर निगम करवाता है। वो इसी 12वीं अनुसूची के तहत आता है। तो चलिए दोस्तों, क्लास समाप्त हुई। क्लास पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां से जुड़कर वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। और क्लास कैसी लगी, पसंद आए तो कमेंट करें और बताएं अगला किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बाय।